रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए। पिछले हफ्ते रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस से खरीदे गए सामान के बदले भारतीय कारोबारियों ने रुपए में अभी तक जो भुगतान किया है उस भुगतान में अरबों रुपए भारतीय बैंकों में ही पड़े हैं। सही मायने में समझिए तो फंसे हैं। समस्या का हल तभी निकलेगा जब उस रकम को किसी अन्य करेंसी में बदला जाएगा। ये दूसरी अहम बात है। पिछले हफ्ते समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा था कि रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस के बीच जो बातचीत हो रही थी वो रद्द हो गई है। सर, पहला और सीधा सवाल, कहना क्या चाह रहे हैं विदेश मंत्री? बयान का मतलब क्या है? अब रूस के विदेश मंत्री का बयान कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पिछले एक साल से जो लगातार भारत और रूस के बीच रूपी रूबल ट्रेड को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थीं और इसी तैयारी के सहारे रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी, उनके लिए बड़ा गहरा झटका है। रूस के विदेश मंत्री ने भारत की ज़मीन पर शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग के साइडलाइंस में गोवा में कहा कि जो रुपया मौजूद है, जो रुपया खरीदा गया, जिस रुपये से भारत ने आयात किया है वो बैंकों में पड़ा है क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी रूस का कहने का मतलब यह था कि भारतीय रुपये में जो भुगतान किए गए उस रुपये का इस्तेमाल रूस कहाँ करे, क्या खरीद सकता उससे, इसका पता नहीं है और इसलिए ये पूरी प्रक्रिया यहाँ आकर फंस गई है। संकेत यह है कि करीब $40 बिलियन के आसपास का पैसा का भुगतान भारतीय बैंकों में पड़ा हुआ है भारत की तरफ से और इसमें अधिकांश भुगतान शुभम कच्चे तेल की कीमतों को लेकर किया गया था। ऐसा ये पैसा जो रुपए में भुगतान किया गया था कच्चे तेल को लेकर और कुछ बाकी आयातों को लेकर था। यानी यहाँ से रूस के विदेश मंत्री ने इस बात से एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब रूस रूपी रूबल ट्रेड में फिलहाल रुचि लेने में आगे बढ़ने वाला नहीं है। सर, इतना रुपया जमा कैसे हो गया? क्या जो सारा आयात किया जा रहा था वहाँ से उसका भुगतान रुपए में करके यहाँ पे रुपए जमा हो गए या कोई और वजह है? सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि भारत और रूस के बीच एक खास किस्म का व्यापार असंतुलन बना है, ट्रेड इम्बैलेंस बना है। भारत का जो एक्सपोर्ट था रशिया को वो करीब 11% घटकर 11 से 12% घट के $2.8 बिलियन पर आ गया इस साल के पहले 11 महीनों में। 2022-23 के अगर आंकड़े को देखें तो भारत का जो निर्यात था रूस को वो घटकर $2.8 बिलियन पर आ गया, जबकि भारत का रूस से इंपोर्ट $41 बिलियन पर पहुंच गया। यानी अगर रूस भारत से कुछ सामान खरीदने के लिए उस रुपए को देता तो भारत से कोई सामान खरीद नहीं रहा है रूस आमतौर पर, और भारत रूस से $41 बिलियन का, 41 अरब डॉलर का आयात कर रहा है। तो जिस रुपए का आमतौर पर एक्सचेंज तब संभव होता जितना आयात भारत कर रहा है उतना ही भारत निर्यात कर रहा होता। रूस के विदेश मंत्री का कहना था कि जो रुपया भारत ने हमसे सामान खरीद कर हमें दिया है उस रुपए के बदले में हमारे पास भारत से आयात करने के लिए कुछ नहीं है। और ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसने रूस के पास भारतीय करेंसी का एक बड़ा रिजर्व तैयार कर दिया। उस रिजर्व का इस्तेमाल रूस को समझ में नहीं आ रहा है। इसकी बड़ी वजह ये है। सर, इसका कोई इस्तेमाल रूस अब कर सकता है या नहीं? ये भी बात रूस के वित्त मंत्री ने, रूस के विदेश मंत्री ने संकेतों में कही। क्योंकि भारतीय करेंसी कन्वर्टेबल नहीं है, भारतीय करेंसी से दुनिया में बाकी सारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। इस वजह से इस करेंसी का इस्तेमाल रूस किसी दूसरी चीज़ को खरीदने में नहीं कर सकता और यही रूपी रूबल ट्रेड की सबसे बड़ी या रुपए के कारोबार की सबसे बड़ी मुश्किल है कि भारतीय करेंसी के पास अभी ये क्षमताएँ नहीं हैं कि भारतीय की करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है या दुनिया में स्वीकार्य नहीं है रुपया जिसके बेस पर बाकी जगह ट्रेड किया जा सके। ये बात आज लावरोव ने संकेत में कही। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण वजह युआन का असर भी है। यह माना जा रहा है कि चीन का दबाव भी रूस के ऊपर था, पर ये जो $40 बिलियन के आसपास का ऐसा संकेत है, ये $40 बिलियन का रिजर्व रुपए का रूस के पास मौजूद है, उसके जरिए रूस कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि भारत की करेंसी कई जगह कन्वर्टेबल नहीं है और यहीं पर आकर ये पूरी गाड़ी फंस गई है। सर, आखिरी सवाल, फिर ये जो सारे प्रयास हो रहे थे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपए को स्थापित करने के लिए, यहाँ तक बात शुरू हो गई थी कि रिजर्व मुद्रा हो सकती है, बयान आया था बीच में बड़े बैंकर का। क्या लगता है आपको इन कोशिशों को कितना झटका है ये? अब वो बयान के संदर्भ में आया था, समझना ज़रूरी है हमको, लेकिन लावरोव का मतलब यह था कि भारत के नियामकों को, भारत की सरकार को और भारत के बैंकरों को दुनिया का जो विदेशी मुद्रा बाजार है ना उसकी जटिलता और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कायदे से समझना होगा। भारतीय रुपया जब तक दुनिया के बाजारों में स्वीकार्य नहीं है, बड़े पैमाने पर स्वीकार्य नहीं है, तब तक कि ट्रेड नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों है इसकी चर्चा हम पहले भी करते रहे। उसकी वजह ये कि भारत दुनिया में किसी देश की करेंसी तभी बड़े पैमाने पर स्वीकार्य होती है जब वो दुनिया के निर्यात बाजार में कोई बड़ी चीज़ बेचने की हिस्सेदारी रखता है। जैसे कि आप रूस या सऊदी अरब या चाइना मैन्युफैक्चरिंग निर्यात के सहारे युआन को एस्टेब्लिश करता है, रूस कच्चे तेल के निर्यात के सहारे रूबल को
इस्टेब्लिश करता है, या सऊदी अरब या अरब के बाकी देश कच्चे तेल के निर्यात के सहारे अपनी करेंसी को इस्टेब्लिश करते हैं। भारत जब तक मैन्युफैक्चरिंग शक्ति नहीं होगा, भारत के पास निर्यात की इतनी बड़ी क्षमता नहीं होगी कि लोग इसका रिजर्व बनाएं और भारत से वो सामान खरीद सकें, तब तक ये द्वितरफा व्यापार रूपी और बाकी करेंसीज में नहीं होगा। और अगर आप अभी भी भारत के जो 11-12 देश हैं जहां से भारत में रूपी और उनकी घरेलू मुद्राओं में ट्रेड हो रहा है, वहां भी यही चुनौती दिखाई देती है कि भारत का वहां से तो आयात है, पर भारत के लिए उन देशों का निर्यात सीमित है। ये बड़ा ढांचागत उलझन है, बड़ा ढांचागत सवाल है जो रूपी रूबल ट्रेड पर दिखाई देता है। और अब जाकर ये पूरी व्यवस्था एक तरह से ठप हो गई है भारत के लिए कि दुविधा ये है कि इसमें भारत के बैंकर्स भी फंसे हुए हैं, भारत के एक्सपोर्टर्स की भी चुनौती है कि अब रूस की तरफ से अगर रूस ने रूपी रूबल ट्रेड को पूरी तरह बंद कर दिया और रुपए में भुगतान लेना बंद कर दिया है तो उनके भुगतानों का क्या होगा। सरकार ने रूसी विदेश मंत्री के बयान पर अभी स्पष्ट रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। रिजर्व बैंक और सरकार की टिप्पणी का इस पर इंतजार है कि आखिर भारत सरकार अब इसके बाद क्या रणनीति अपनाती है।